हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज भूगोल का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूँ। हमारा ये प्रैक्टिस सेट पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी एलटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पहला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आता है ये प्रश्न। ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आंसर देखिए क्या होगा। ए बी बर्कनीज, ठीक है, ए आंसर है, याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो अवसादी शैलों का मतलब भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा अवसादी शैलें ही हैं। आंसर क्या है? डी। 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। डी हमारा आंसर है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र की ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पूरी दुनिया की जितने भी स्थानीय पवनें हैं उनको आप याद कर लीजिए, कहाँ वो चलती हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र की ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आंसर क्या होगा इसमें से? डी, पंपेरो। पंपेरो चिनूक अमेरिका की है, स्नो ईटर से कहते हैं चिनूक को, ठीक है, गर्म पवन है। पंपेरो इसका आंसर है, ओके। चौथा प्रश्न, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जलवायु पोर्शन से भी आपके प्रश्न पीजीटी में आएंगे, टीजीटी एलटी हर जगह आएंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पर की है कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए क्या आंसर होगा। सी, उच्च वार्षिक तापांतर। यहाँ पर उच्च वार्षिक तापांतर होता है, तो सी हमारा आंसर है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, सागर तली में पाए जाने वाले पादपों तथा जंतुओं को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सागर तली में पाए जाने वाले पादपों तथा जंतुओं को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, बेंथम। बेंथम उनको कहा जाता है। नेक्टन क्या है? नेक्टन वे हैं विभिन्न गहराइयों में स्वयं तैरने वाले प्राणियों को कहते हैं। नेक्टन सागर में विभिन्न गहराइयों में स्वयं तैरने वाले जीव जंतुओं को कहते हैं, प्राणियों को कहते हैं। फ्लैक्टन क्या है? फ्लैक्टन जीव जंतु और पौधे जो खुद ऊपर सतह पर तैरते हैं, प्लावी इन्हें कहते हैं, प्लावी ऊपर तैरते हैं, वो फ्लैक्टन होते हैं। बेंथम गहराई में तली में जीव उपादप जो रहते हैं उनको बेंथम कहते हैं। तो आंसर सी है हमारा, ओके। छठा प्रश्न बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में कौन एक रैटजेल की रचना नहीं है? फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल के पिता हैं, राजनीति भूगोल के भी पिता हैं, ठीक है। इन्होंने कई बुक्स लिखी थी। एंथ्रोपोजियोग्राफी रैटजेल की है, वाल्कर कुंडे रैटजेल की है, राजनीतिक भूगोल रैटजेल की है, अर्ड कुंडे रैटजेल की नहीं है। यही हमारा आंसर, ये किसकी है? कार्ल रिटर की है। अर्ड कुंडे कार्ल रिटर की है, ठीक। तो यही हमारा आंसर है बी, ओके। सातवां प्रश्न, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। ये जो प्रश्न है सातवां, ये एलटी के सिलेबस का है, नगरीय भूगोल वगैरह चीज़ें हैं उसमें। हैरिस और उलमैन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? इन दोनों के नाम को याद रखिए। हैरिस और उलमैन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? आंसर क्या है? नगरीय भूगोल, ठीक है, नगरीय भूगोल। आंसर सी है इसमें हमारा, ठीक है। आठवां प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह है? भारत में रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाहों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, डिटेल में याद रखिए।
तो आयात निर्यात करने वाला बंदरगाह जो रसायन सामग्री का आयात निर्यात करता है, आंसर है डी, दाहेज। ये कहाँ पे है? गुजरात में, याद कर लीजिए, गुजरात। ठीक है, दाहेज बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, डी आंसर है। नवा प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रवास कटिबंध सिद्धांत का संबंध है। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसका संबंध किससे है? क्या होगा आंसर? देखिए ऑप्शन, मानव प्रजाति के उद्गम से, बिल्कुल सही है, मानव प्रजाति के उद्गम से इसका सिद्धांत है। उन्होंने मानव प्रजातियों के उद्गम के बारे में बताया था कि इनका उद्गम सबसे पहले मध्य एशिया में हुआ, वहाँ से ये दुनिया भर में फैल गई हैं सभी प्रजातियाँ। ठीक है, ए आंसर है। 10वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। अनसन लौह एवं इस्पात उद्योग, ग्लासगो पोत निर्माण लिखा है, ओटावा कागज निर्माण, शेफील्ड कांच निर्माण लिखा है, कांच का सामान लिखा है। तो अनसन लौह इस्पात उद्योग बिल्कुल सही है। अनसन चीन में है, चीन का एक शहर है जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग कारखाने लगे हैं। ग्लासगो पोत निर्माण बिल्कुल सही, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ब्रिटेन में है, यूके में। ओटावा कनाडा में है, कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। शेफील्ड कांच का सामान गलत है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, शेफील्ड इंग्लैंड में है, शेफील्ड शहर इंग्लैंड में है। यहाँ पर कटलरी का काम होता है, कटलरी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। कटलरी में क्या आता है? जो आप चम्मच वगैरह हैं, चम्मच वगैरह और जो चाउमीन वाले चम्मच खाते हैं कांटे वाला, ये सब चीज़ें कटलरी उद्योग कहलाता है। ठीक है, डी हमारा आंसर है। 11वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र थ्री गॉर्जेस डैम है। ये भाई गलत हो गया, या हो गया डैम। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ है? इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र चीन में है। ठीक है, चीन में यांगत्सी रिवर पर बना है, यांगत्सी नदी पर चीन ने बनाया है। दुनिया में अजीब अजीब चीज़ें बना रखा चीन ने। और कितना इसका पावर है? 22,500 मेगावाट, 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है ये, समझे? तो चीन में है ये, याद कर लीजिए। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन एक धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की एक जनजाति है? इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। आपको आइडिया होगा किस राज्य में मिलती है, रहती है ये जनजाति, और धौलाधार किस साइड में है, तो आप सही से इसको समझ पाएंगे। तो धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की एक जनजाति कौन सी है? आंसर है गद्दी, बी, हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। लेप्चा आपको सिक्किम अरुणाचल प्रदेश साइड मिलेगी, अबोर असम साइड मिलेगी, थारू आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मिलेंगे, तराई क्षेत्र में। तो यहाँ पे गद्दी आंसर है। ओके, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने जनसांख्यिकी परिवर्तन के सिद्धांत का विकास को विकसित किया है? यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को किसने विकसित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें एक पहला नाम आता है नोटेस्टीन, इन्होंने इस पे कार्य किया था, नोटेस्टीन ने। इनके ही सिद्धांत को और अच्छा करके संशोधित करके वारेन थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। आंसर है डी। तो कभी आ जाए किन लोगों ने काम किया, तो दोनों लोगों का आप नाम रखें, ऑप्शन में एक हो तो उसको लगा दीजिएगा, वारेन थॉमसन का नाम ज़्यादा आएगा। निम्नलिखित में किसने जनसांख्यिकी परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया है? वारेन थॉमसन ने। इसमें 3 अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमनद निक्षेप से बनी भूआकृति नहीं है? इन्होंने पूछा नहीं है। हिमनद निक्षेप, निक्षेप का मतलब क्या होता है? जो भी डिपॉजिट होता है वो आकर के फैल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो निक्षेप होता है, उससे आकृतियाँ बनती हैं। फिर क्या होता है? अपर्दन, अपर्दन से क्या होता है? कटाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन निक्षेप से नहीं बनी है, तो ड्रमलिन निक्षेप से बनी है, एस्कर निक्षेप से बनी है, केव निक्षेप से बनी, हॉर्न हिमनद निक्षेप से नहीं बनी है, हिमनद अपर्दन से बनी है। ठीक है, हॉर्न इस तरीके से इस कलाकृति हो जाती है पहाड़ी की, इधर से हिम गुजरता है, इधर से हिम गुजरता है, और इसको पहाड़ी को काट के इस तरीके से आकृति बना देता है, इसे हॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है डी। ओके, 15, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोरोमंडल तट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को बांटा है। तो कोपेन के अनुसार कोरोमंडल तट, अब कोरोमंडल तट कहाँ है? यहाँ पे देख लीजिए,
ये वाला तमिलनाडु के आसपास वाला कोरोमंडल तट, वहाँ पर कौन सी जलवायु है? ऑप्शन देखिए, इसमें से आपको चूज करना। टफ टाइप का क्वेश्चन हो जाता है ये, लेकिन अच्छा रहता है। आंसर क्या होगा? बी, ए एस प्रकार की जलवायु है कोरोमंडल क्षेत्र में। ए एम डब्ल्यू, ये ए वाला ऑप्शन जो है, ए एम डब्ल्यू, ये आपको मालाबार तट केरल साइड में बांटा है जलवायु प्रकार कोपेन ने। सी डब्ल्यू जी गंगा वाला एरिया है, ये वाला सी डब्ल्यू जी गंगा वाला एरिया है। और ई ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला प्रकार कोपेन ने बांटा था। तो यहाँ पर आंसर है ए एस, तमिलनाडु क्षेत्र में कोरोमंडल तट पे ए एस मिलती है जलवायु। ठीक है। 16वां, आर एल सिंह ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में बांटा है? एलटी ग्रेड के सामाजिक विज्ञान के भूगोल पोर्शन में सिलेबस में बड़ा बड़ा लिखा है आर एल सिंह का जलवायु वर्गीकरण। इसलिए भैया इसको याद करते चलिए, समझते चलिए, बहुत काम आएगा। आर एल सिंह ने लोचन सिंह, ठीक है, राम लोचन सिंह ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में बांटा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। 10 भागों में बांटा है आर एल सिंह जी ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सिलेबस की एक एक चीज़ आप याद कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। फिर 17वां, लौह अयस्क उत्पादन के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। बेल्लारी कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। डल्ला राजारा आंध्र प्रदेश में नहीं है। नोआ मंडी झारखंड में है, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी, डल्ली राजारा लौह अयस्क की खान छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। बाकी को याद कर लीजिए आप। ठीक है। 18वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है 18वां। देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, आपको इस पे विचार करना है। भिलाई इस्पात उद्योग संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1953 में हुई थी, पहली बात। दूसरा है, इसे कोयला कोरबा छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। दोनों बिल्कुल सही हैं। ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसको जो कोयला मिलता है वो कोरबा छत्तीसगढ़ से आता है, और इसको बनवाया था सोवियत संघ ने सहायता करके 1953 में। आंसर है सी। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 दोनों। 19वां, कौन सा मिलान सही नहीं है? ये देखिए, हिमालय पर्वत, उसकी श्रेणियाँ और भी श्रेणियाँ, उनके जो नाम हैं और भी नाम है अलग अलग, किसका नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 100% इस टाइप के प्रश्न आएंगे। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, बिल्कुल सही है। लघु हिमालय को हिमांचल कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट को सह्याद्री नहीं कहते हैं। करडामम पहाड़ियों को येलामाला कहते हैं, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? सी। कौन सही नहीं है? सी वाला। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, ये याद कर लीजिए। सह्याद्री पश्चिमी घाट और हिमाद्री बृहद हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? फिर 2 कथन, और कथन वाला प्रश्न भैया बहुत मिलेगा, याद रखिएगा। स्टेटस स्तर बढ़ेगा एलटी ग्रेड के एग्जाम का, नॉर्मल प्रश्न नहीं आएगा, थोड़ा टफ पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण एक खंड के अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है, बिल्कुल सही बात, याद कर लीजिए। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही बात। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 21वां प्रश्न, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, एक भी पहाड़ी आपको छोड़नी नहीं है। महादेव मैकाल पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में फैली हुई है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा के भाग, सतपुड़ा में सतपुड़ा है, राजपीपला है, महादेव है, मैकाल, ये सब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उसमें। 22वां प्रश्न, न्यू मूर द्वीप कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पीसीएस में कई बार आ चुका है, टीजीटी में भी कई बार आया है, आपको देखने को अगर मिले गलत ना करें। न्यू मूर या न्यू मुरे भी कहते हैं, द्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या है? सी, गंगा डेल्टा में। गंगा डेल्टा में है, बांग्लादेश इंडिया का इस पर विवाद भी रहा है, समझे? तो ये न्यू मूर द्वीप कहाँ है? गंगा डेल्टा में। ठीक है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है?
पूर्ववर्ती वो नदियाँ होती हैं जो उत्थान से पूर्व से बह रही होती हैं। हिमालय बना उससे पूर्व से नदियाँ थीं, वो नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। तो सिंधु नदी है पूर्ववर्ती, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती है, गंडक भी है, लूनी नहीं है। लूनी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। आंसर क्या है हमारा? डी। लूनी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। इसको नमक नदी भी कहते हैं, लवण नदी भी कहते हैं। समुद्र तक ना पहुंचने वाली नदी लूनी, ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कोशिश करते बनाने की। एक नदी तंत्र सिंधु का नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पूरा नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियाँ हैं, सतलज है, चिनाब है, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी सब है। तो और भी उनकी सहायक नदियाँ वो सब उसी में काउंट की जाएंगी। तो कौन सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? किशन गंगा है, क्योंकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। तवी है, क्योंकि तवी चिनाब की सहायक नदी है। ब्यास है, ये तो है ही। काली नदी इसका आंसर है, क्योंकि काली नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है, गंगा नदी तंत्र का भाग है। काली नदी उत्तराखंड नेपाल से बॉर्डर बनाती है। कभी आप पूर्णागिरि जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे वही काली नदी है, उसी को आगे आकर के शारदा नदी कहते हैं। ठीक है, तो डी आंसर है। 25वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की धारा है? एक सिंपल प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की एक धारा है? गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की है, कनारी भी उत्तरी अटलांटिक की है, लेब्राडोर भी उत्तरी अटलांटिक की है, अगलुहास हमारा आंसर है। आंसर क्या है? सी, अगलुहास। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में हैं, बिल्कुल मत पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए। धन्यवाद।